जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। पहली क्लास में मैंने 2010 के क्वेश्चंस पेपर में पीसीएस के जो भी पॉलिटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर मैंने डिस्कशन किया था। आज की इस क्लास में 2011 के प्रश्न पत्र में जो भी पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की क्या इंपॉर्टेंस होती है उसके बारे में मैंने अच्छे से पहली क्लास में बात कर ली है, तो यहाँ पर उन चीज़ों को बार बार मैं रिपीट नहीं करूँगा। आप पहली क्लास देखे होंगे तो समझ रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो भी लेकिन जो भी डिस्कशन हो रहा है, जो भी मैं आप व्याख्या देख रहे हैं, यहाँ से दोबारा भी प्रश्न बनने के चांसेस रहेंगे। उस हिसाब से मैंने चीज़ों को यहाँ पर नोट डाउन किया है। तो पूरी क्लास को ये जो सीरीज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर की मैं करा रहा हूँ उसको ज़रूर आप देखिए और करिए। 2011 के प्रश्न पत्र में भारतीय राज्य व्यवस्था से पॉलिटी से सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि क्या इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, नहीं। पॉलिटी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। हर बार 15 से 20 प्रश्न बहुत ही आसानी सरलता के साथ बन जाते हैं, ठीक है। और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर पर ठीक से वर्क करते हैं तो आगामी परीक्षा में एग्ज़ाम में आपको दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत राजभाषा को राज्य का द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, ठीक है। तो किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। और हाल ही में 2019 में हिमाचल प्रदेश, ठीक है, हिमाचल प्रदेश 2019 में ये दूसरा राज्य है जिसने द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया संस्कृत को, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखें 2010 में संस्कृत को दूसरी राजभाषा घोषित करने वाला प्रथम राज्य जो बना था वो उत्तराखंड बना था और दूसरा जो राज्य बना वो हिमाचल प्रदेश। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो करंट का क्वेश्चन था, क्योंकि उत्तराखंड ने 2010 में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था। तो ये करंट का क्वेश्चन था। पॉलिटी के खंड में इसको लिखना नहीं चाहिए था वैसे, खैर, लेकिन कई सारे पब्लिकेशन की बुक में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सेक्शन वाइज जो सब्जेक्ट वाइज लिखते हैं वहाँ पर उन्होंने इस पॉलिटी के इस क्वेश्चंस को मतलब करंट के इस क्वेश्चंस को पॉलिटी वाले सेक्शन में लिख दिया था। तो मुझे लगा कि डिस्कशन कर लेना चाहिए। खैर ये तो था देखा जाए करंट अफेयर्स का, क्योंकि 2010 में उत्तराखंड ने ऐसा किया और 2011 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। अब बात आती है कि यहाँ पर हमें क्या जानना चाहिए, और जो मतलब जब आगामी आप परीक्षा देंगे तो वहाँ के लिए वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो क्या है? वो यही है कि भाषा से संबंधित जो विषय वो संविधान के किस भाग में है, भाषा से संबंधित अनुसूची कौन सी है, कौन आर्टिकल कौन से इम्पॉर्टेंट है, हाँ ठीक है, भाषा से संबंधित जो पूछे जा सकते हैं इन फ्यूचर, तो उन सब को थोड़ा हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है कि भाग 17 में आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक के आर्टिकल शामिल हैं। भाग 17 जो है, भाग 17 का जो शीर्षक है वो क्या है? भाषा है। जिस तरीके से भाग 3 पार्ट जो 3 है वो देखेंगे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, और 4 में राज्य की नीति निदेशक तत्व हैं, ठीक है। उसी भाग 5 में जिस तरीके से मैं इसके पहले वाले क्लास में बात किया था कि संघ सरकार की बात है, तो इस तरीके से जो संविधान का भाग 17 है वो भाषा से संबंधित है, और आर्टिकल 343 से लेकर के 351 तक के अनुच्छेद इसमें शामिल हैं। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषा से संबंधित है, और इसमें वर्तमान में कितनी भाषाएं शामिल हैं? 22। तो आप बताइए कि जब संविधान बना था तब मूल संविधान में कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थी? कमेंट करके मुझे बताइए। अब आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 343 और क्लास 1 मतलब कि इसमें कहा गया है कि जो संघ की जो भाषा होगी संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। राष्ट्रभाषा नहीं है भारत की, क्योंकि भारत एक भाषाई विविधता वाला देश है। तो वहाँ पर अभी कोई एक राष्ट्रभाषा घोषित कर पाना थोड़ा सा मतलब थोड़ा क्या बहुत ही ज़्यादा इम्पॉसिबल थोड़ा काम है। तो खैर 343 जो क्लॉज 1 है वो कहता है कि संघ की जो राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। 343 क्लॉज 2 में कहा गया है कि 15 वर्षों तक जो संघ होगा वो अंग्रेजी भाषा का भी यूज करेगा, इसका भी प्रयोग करेगा। लेकिन 1965 के बाद ये निरंतरता बनी रही, क्योंकि दक्षिण भाषाई राज्यों के द्वारा जो विरोध किए जाने के बाद संघ का जो कार्य है वो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हो रहा है, ठीक है। 345 क्या कहता है? 345 कहता है कि राज्य अपनी राजभाषा खुद निर्धारित करे। ये 345 कहता है।
कि राज्य अपनी राजभाषा खुद निर्धारित करे और दूसरी राजभाषा घोषित करने के लिए साधारण विधेयक की ज़रूरत है सिर्फ। कितना सिंपल, मतलब यदि आप कोई भी राज्य अपनी दूसरी राजभाषा घोषित करना चाहता है तो बड़ी सरलता के साथ साधारण विधेयक का प्रयोग करके वो ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान दें तो भाषा के राजभाषा के स्तर पर राज्य को राज्य मजबूत है, मतलब केंद्र इस पर अपना केंद्र की मजबूत नहीं है। क्यों? देश की एकता अखंडता को ध्यान रखते हुए यदि यहाँ पर भी केंद्र मजबूत होता, किसी पर अपनी भाषा अपने अनुसार भाषा थोपता तो हो सकता था कि देश में जो इसकी अक्षुण्णता है, जो अखंडता है, वो कहीं ना कहीं बाधित होती। ठीक है, तो बहुत सोच समझ करके संविधान सभा के सदस्यों ने ऐसा किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, इस पर आप लोग ध्यान रखिएगा। अब आगे हम बढ़ें तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव करने की इजाज़त मिलती है? तो 4 आर्टिकल है, 168 है, 169 है, 170 है, 171 है। तो यहाँ पर बी हो जाएगा 169। जैसे कि आपको पता है कि जो संसद है, संसद इसमें लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा को निम्न सदन या निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। वैसे ही विधानमंडल राज्य के स्तर पर देखेंगे तो विधानमंडल, जिसमें विधानसभा आती है, जिसे निम्न सदन या निचला सदन कहेंगे विधानसभा को, और विधान परिषद को क्या कहेंगे, उच्च सदन, जैसे कि राज्यसभा है। ओके, चीज़ें थोड़ा क्लियर हुई होंगी, जो नए होंगे उनको थोड़ा ये चीज़ें बताने के लिए कि काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो ये 4 ऑप्शन है। चलिए चलते हैं व्याख्या को देखते हैं। 169 क्या कहता है कि आर्टिकल 169 विधानसभा के अतिरिक्त विधान परिषद भी हो सकती है और वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है, यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है और कर्नाटक में है। ये याद रखिएगा। ओके, फिर इसके बाद आगे बढ़ें तो 169 क्या कहता है, कहता है कि जो विधान परिषद के गठन व उन्मूलन से संबंधित है और इस तरीके के जो प्रस्ताव हैं, विधान परिषद के गठन और उन्मूलन से संबंधित जो प्रस्ताव हैं उन्हें पूर्ण बहुमत से पारित होना जरूरी है। कहाँ पर? विधानसभा में। ठीक है, विधानसभा में पूर्ण विशेष बहुमत का अर्थ होता है विधानसभा की कुल सदस्यता का बहुमत और विधानसभा में उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्यों का बहुमत। यदि ये विशेष बहुमत आप नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिएगा। मैं एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो बना करके ये समझा दूंगा कि विशेष बहुमत होता क्या है, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ें दिक्कत होती है, सिर्फ रट लेते हैं। यदि इस पर भी कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब आगे मैं बात करूं तो इस विशेष बहुमत की ज़रूरत होती है विधानसभा को। फिर इसके बाद ये बिल संसद के पास जाएगा और संसद साधारण विधेयक से पारित कर देगी और विधान परिषद का गठन और उन्मूलन दोनों हो जाएगा, जो भी राज्य चाहेगा। आगे मैं बात करूं तो तीसरा, जो क्योंकि 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपने 169 को देख लिया, अब 171 को देखिए। 171 क्या कहता है, विधान परिषद की सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/3 होगी और 40 से कम नहीं होगी, ये 171 कहता है। फिर कहता है तो जो भी सदस्य होंगे, जो विधान परिषद के जो भी सदस्य होंगे उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होगा और 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते रहेंगे। और जो ये आर्टिकल है 169 देख रहे हैं, 171 देख रहे हैं, राज्य के संदर्भ में विधानसभा विधान परिषद के संदर्भ में आप चीज़ों को पढ़ रहे हैं तो ये भी जानना जरूरी है कि ये संविधान के किस भाग से संबंधित है। तो संविधान के भाग 6 में राज्य सरकार शीर्षक है और उसमें आर्टिकल 152 से लेकर के 237 तक आर्टिकल इसमें निहित हैं और इसी में 169, 171, 168, 170 ये सब आर्टिकल इसी के अंदर निहित हैं। ठीक है, आपने 2 आर्टिकल देख लिया, 169, 171। अब देखिए 168 क्या कहता है। कहता है राज्यों में विधानमंडलों का गठन, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों से बना होगा। 168 कहता है, ठीक है, कि राज्यों में एक विधानमंडल का गठन होगा, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदन का मतलब वही आपका विधानसभा और विधान परिषद। फिर 170 में है प्रत्येक राज्य की जो विधानसभा होगी उसमें 500 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितने सदस्य हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है,
तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ठीक है, भारत के महान्यायविद को, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार को। तो ए सही हो जाएगा, भारत के महान्यायविद को। महान्यायविद जो ये पद है, यदि आप देखें तो भारत का जो महान्यायवादी होता है, ये संविधान के भाग 5 केंद्र सरकार के अंतर्गत, ये जो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 के अंतर्गत आर्टिकल 76 में भारत के महान्यायविद पद का प्रावधान है। इसकी नियुक्ति जो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। योग्यता इसकी क्या होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान होनी चाहिए, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य हो। यह ऑप्शन में दिया जा सकता है आगामी परीक्षा में, तो ध्यान रखिएगा। तो न्यायाधीश के नियुक्त होने के योग्य हो, तो न्यायाधीश की क्या होती है अर्हता, तो होती क्या है, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। हाई कोर्ट का जज 5 वर्ष तक रहा हो, या हाई कोर्ट में 10 वर्ष तक वकील रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की नज़र में एक न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। ठीक है, फिर इसके बाद आगे है कि कार्यकाल की अवधि व हटाने की प्रक्रिया संविधान में नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर होता है, इसका पद राष्ट्रपति की इच्छा पर है। ठीक है, आगे देखें तो वोट देने का अधिकार इसको नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा, वोट देने का अधिकार नहीं होता। उसके अलावा ये संसद के दोनों सदनों, संयुक्त बैठकों, संयुक्त की किसी भी समिति की कार्यवाही में बोलने व भाग लेने का अधिकार रखता है। ठीक है, वोट देने का अधिकार इसको नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग किया गया किस आम चुनाव में। तो 4 ऑप्शन है, 1987 में, 1988, 1989, 1990। तो सी है 1989। तो थोड़ा इसका देख लेते हैं व्याख्या। जो 61वां संविधान संशोधन 1988 है, इसके पहले मतदान की जो आयु सीमा होती थी वो क्या थी, 21 वर्ष थी। इस संशोधन के बाद 18 हो गई। ये क्वेश्चन से रिपीट होने के चांसेस रहते हैं, बार बार रहते हैं, तो इसको बहुत ही ध्यान से कहीं नोट कर लीजिए, याद नहीं हो रहा है लेकिन इस पर ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। इस मताधिकार का पहली बार प्रयोग 1988 में हुआ था। ठीक है, 10वें आम चुनाव में हुआ था। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। अब पहला, संविधान में एक संसदीय प्रणाली की सरकार का प्रावधान है, संसदीय प्रणाली का है भाई। बी है, संसद का सब प्रमुख कार्य होता है मंत्रिमंडल का प्रावधान करना। ठीक है, ये भी है। फिर इसके बाद सी है, मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, मतलब निम्न सदन का मतलब लोकसभा नहीं, जो मंत्रिमंडल की सदस्यता है उसमें सिर्फ निम्न सदन तक नहीं, वो उच्च सदन के भी सदस्य मंत्रिमंडल के सदस्य बन सकते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य वो भी कोई भी व्यक्ति बन सकता है, मतलब एक अर्हता जो होती है वो किसी के पास है तो बन सकता है, लेकिन उसको मान लीजिए वो किसी न लोकसभा न राज्यसभा का सदस्य है तो उसको 6 महीने के अंदर ही अंदर उसको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी जरूरी होगी, नहीं मंत्रिमंडल का जो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द हो जाएगी। खैर वहाँ पर जो अभी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखें सही नहीं, तो यहाँ पर सी होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित नहीं है। निम्न सदन उच्च सदन दोनों के सदस्य मंत्रिमंडल का सदस्य बन सकते हैं। डी है, मंत्रिमंडल को लोकप्रिय सदन में बहुमत का विश्वास प्राप्त रहना चाहिए, सही बात है, तो यहाँ पर सी हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने 2011 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। 2012 का देखते हैं, एक कल या परसों में इसका भी वीडियो आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, कैसा लग रहा है वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। और जहाँ पर ट्रिक की चीज़ें होंगी कि जो चीज़ें ट्रिक से सॉल्व हो सकती हैं, या अभी तो हम सिर्फ 2 ही साल के क्वेश्चन पेपर को देखें, आगे और भी सालों के 5-6 सालों के क्वेश्चन पेपर को देख लेंगे, तो ये भी एक आइडिया लगाएंगे कि कैसे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं उनके बेस पर जो आगे की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता था। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।